दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जो देश की 24 घंटे चिंता और चर्चा करते हैं, उन लोगों को शायद इस बात का अंदाज नहीं होगा, ऐसी चमचमाती धूप में ये बालासोर का नजारा न कोई चुनाव है, न कोई जन आंदोलन है, न कोई मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनसागर सिर्फ प्रेम बरसा के बिना इनको और कोई इरादा नहीं। जब घर में मां भी अपने बच्चों को पुचकारती है, जब उनको शाबाशी देती है, जरा उनका प्रोत्साहन करती है, तो छोटा बालक भी उत्साहित होकर के और अधिक ताकत से दौड़ता है। लेकिन जब ईश्वर का रूप जनता जनार्दन स्वयं उसके एक प्रधान सेवक को पुचकारने के लिए इतना कष्ट उठाती हो, तो फिर प्रधान सेवक को दौड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। भाइयों बहनों, मैं भगवान जगन्नाथ की धरती पर आया हूं। ये भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है। ये हमारा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी भी खाता है और कढ़ा भी पीता है। क्यों? हम गरीबों का देवता है। और ऐसे भगवान जगन्नाथ की धरती पर मैं धरती को शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी, महोदधीपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसे कहा है। और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता था। जिसकी गोद में इतिहास भी पला है, संस्कृति भी पली है और उज्जवल भविष्य भी पला है, ऐसी इस धरती को मैं नमन करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैं भविष्य का इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बालेश्वर एक प्रकार से मिसाइल सिटी भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक कर्मभूमि रहा है। और इसलिए इस शहर का आधुनिक विश्व में भी स्थान है और आधुनिक भारत के सपने इसकी गोद के अंदर पल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ की धरती है और मेरा जन्म सोमनाथ की धरती पर हुआ, गुजरात में। महात्मा गांधी ने
की आजादी का आंदोलन जब चलाया, हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था गुजरात की धरती सूरत से, और महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह करके, दांडी की यात्रा करके सूरत के ही नजदीक में दांडी की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ने में पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में एक नया जज्बा, नया विश्वास पैदा किया था। और जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय इसी धरती पर इंचुड़ी में वैसा ही नमक सत्याग्रह करके अंग्रेजों को ललकारा गया था। और इसलिए आजादी के आंदोलन में इस धरती का वही एक महत्व रहा है जो हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहा है। जलियांवाला बाग, पंजाब की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन यही मेरा उड़ीसा था जहां पर हमारे इरम की मट्टी जो हमारी आजादी के आंदोलनकारियों के रक्त से आभूषित हुई थी, उस इरम की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ, देशी रियासतों को भारत की एकता के लिए जोड़ना था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, तब इसी की धरती का नीलगिरी ये पहला रियासत था जिसने भारत की एकता का बिड़ा उठाया था, झंडा उठाया था। भाइयों बहनों, संस्कृत भागवत के आदि टीकाकार जगत गुरु श्रीधर स्वामी की इस धरती को और श्रीधर स्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं महान कवि दिन कृष्णदास, अभिमन्यु सामंत, कविवर राधानाथ राय, व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को नमन करता हूं। ओडिशा के पहले विधानसभा अध्यक्ष मुकुंद प्रसाद दास, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब, राजा वेंकुट नाथ दे, विप्लवी बागा जतीन को मैं आज प्रणाम करने आया हूं। महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव, पंडित रघुनाथ मुर्मू, विप्लवी धरणीधर भूया, वंदे उत्कल जननी गीत के रचयिता कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, अनगिनत मां भारती के गौरव को बढ़ाने वाले उत्कल के संतान अनगिनत, मैं उन सबको आज कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पहले भी आया हूं, उड़ीसा में भी बहुत बार आया हूं, लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं। आज हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितना ही
लोकप्रिय हो न जाए, कोई सेलिब्रिटी कितनी ही लोकप्रिय क्यों न हो जाए, कोई सरकार कितनी ही क्यों न लोकप्रिय हो जाए, लेकिन कभी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद धीरे धीरे लोगों की उदासीनता शुरू हो जाती है। ये हमने लगातार देखा है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2 साल के बाद भी किसी सरकार को इतना जनता का प्यार मिलता हो, इतना आशीर्वाद मिलता हो। इससे हमारी काम करने की ताकत बढ़ती है, काम करने का विश्वास बढ़ता है और उसके कारण हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जन जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले सरकारें ये मानती थी कि देश हम चला रहे हैं, पहले सरकारें मानती थी कि देश का भला हम कर रहे हैं, पहले सरकारें मानती थी कि हम ही भारत का भाग्य बदलेंगे। और हमने नतीजा देखा है। ये ऐसी सरकार है जिसका मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए हमने लगातार ये कोशिश की है, हमने लगातार ये कोशिश की है कि सरकार की हर योजना में जन भागीदारी हो। सिर्फ सरकार भी नहीं, सिर्फ जनता भी नहीं, सरकार और जनता कंधे से कंधा मिलाकर के समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आए। मैं देश के कोटि कोटि जनों का ऋणी हूं, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने सरकार को, सरकार की हर बात को अपना बना लिया। और अगर सरकार एक कदम चलती है तो मैं देख रहा हूं मेरा देश 2 कदम आगे निकलता है। यह तब संभव होता है कि जब जनता जनार्दन के दिल में यह विश्वास पैदा होता है कि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। जब जनता जनार्दन के दिल में विश्वास होता है कि जो नीतियां बनती हैं वो नीतियां एकमात्र उद्देश्य होता है हर हिंदुस्तानी का भला हो, हिंदुस्तान का भला हो और यह हमारी भारत माता विश्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये जब विश्वास होता है तब देशवासी कंधे से कंधा मिला करके जुड़ जाते हैं। और मैं अनुभव कर रहा हूं भाइयों बहनों, जब मुझे सभी सांसदों ने, एनडीए के सभी सांसदों ने चुन करके प्रधानमंत्री के लिए पसंद किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा पहला भाषण हुआ और उस भाषण में मैंने कहा था
कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। और भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं कि मेरी सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, तो मेरा सीधा सीधा मकसद है कि हिंदुस्तान का कोई प्रदेश, कोई इलाका विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर भूभाग में संतुलित विकास होना चाहिए। हर किसी को विकास का अवसर मिलना चाहिए। हर किसी को विकास का लाभ मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ये मेरा मत है कि आखिर सरकार किसके लिए होती है, सरकार की जरूरत किसको पड़ती है। क्या किसी अमीर को सरकार की जरूरत होती है क्या? सरकार की डगर डगर पर जरूरत किसी को पड़ती है तो मेरे गरीब भाइयों बहनों को पड़ती है। और इसलिए सरकारें अमीरों के लिए नहीं, सरकारें गरीबों के लिए ही होती है और गरीबों के साथ चलने के लिए होती है। अगर अमीर बीमार पड़ जाए, अगर अमीर बीमार हो जाए तो सैकड़ों डॉक्टर कतार लगा करके उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाएगा तो उसको तो बेचारे को अस्पताल में कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तभी तो गरीब का उपचार होगा। अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है, अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है तो टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर, देश के भी टीचर, विदेश के भी टीचर, अच्छे से अच्छे शिक्षक अमीर के घर के बाहर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए कतार में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसे तो सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक पर ही भरोसा करना पड़ता है। अमीर को यहां से अगर पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, वो अपनी कार लेकर के निकल पड़ेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गरीब को पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, तो उसको बेचारे को तो बस का ही इंतजार करना पड़ेगा। और जब सरकारी बस आएगी या रेल आएगी तब पहुंच पाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह बहुत आवश्यक है कि सरकार की हर योजना के केंद्र बिंदु में हमारा गरीब होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम 40-40 साल से, 50-50 साल से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आए हैं। उनका इरादा भी नेक रहा होगा, मैं उस पर शक नहीं करता हूं। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस रास्ते से वो गरीबी हटाने के लिए चल पड़े थे, वो रास्ता गलत निकला। गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई। दुर्दशा का नाम और निशान मिटाने का इरादा खुद ही दुर्दशा में गर्क हो गया। ये हमने अनुभव किया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक वैज्ञानिक तरीके से एक एक चीज को लेकर के नहीं चलेंगे, हमने भौगोलिक दृष्टि से तय किया कि जैसे
हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर में आर्थिक विकास नजर आ रहा है, बदलाव नजर आ रहा है, उद्योग नजर आ रहे हैं, अच्छे रास्ते नजर आ रहे हैं, काम करती हुई सरकारें नजर आ रही हैं, जीवन स्तर में बदलाव नजर आता है। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो। लेकिन क्या कारण है कि मेरे देश का पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, ये इसमें विकास क्यों नजर नहीं आ रहा है? गरीबी यहां क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों यहां के लोगों को रोजगार के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके पश्चिम के किसी राज्य में जाकर के जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है? और आप वो राज्य हैं जिसके पास भरपूर प्राकृतिक संपदा है, इतना बढ़िया समंदर है आपके पास, कोयले की खदानें हैं, आयरन ओर है, क्या कुछ नहीं है? ईश्वर ने आपको देने में कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। भगवान जगन्नाथ की अपार कृपा इस धरती पर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है? और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मकसद है हिंदुस्तान का पूर्वी छोर, चाहे उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पर सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता है। और इसलिए हमारी सारी योजनाओं में, चाहे रेल का काम करना हो, चाहे रोड का काम करना हो, चाहे बंदरों का विकास करना हो, चाहे स्कूल खोलने हो, चाहे यूनिवर्सिटीज खोलनी हो, हर बात में हमारी सरकार ने उड़ीसा समेत पूर्व के प्रदेशों को प्राथमिकता दी है, क्योंकि इन राज्यों से अगर गरीबी हटाने का मूड बन गया तो यहां के गरीबों को गरीबी से लड़ने की एक नई ताकत मिल जाएगी। दूसरा, भाइयों बहनों, टुकड़े फेंकने से चुनाव तो जीते जाते हैं, वादे कर करके जनता जनार्दन को भ्रमित भी की जा सकती है, लेकिन अगर सस्टेन वे में लंबे अरसे तक विकास नहीं होता है, हर चरण पे गरीब का हाथ पकड़ के चलने की योजना नहीं बनती है, तो हम जो चाहते हैं वो परिणाम नहीं मिलता है। अगर आप गौर से देखेंगे कि भारत सरकार किस प्रकार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक के बाद एक योजनाओं की ऐसी रचना करके चल रही है ताकि समय बीतता जाए और नागरिक गरीबी से मुक्ति पाता जाए। हम ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी हुई होती है, और योजनाएं वो होती है जिसमें जान होती है दोस्तों। और इसलिए योजना जीवन से भी जुड़ी होनी चाहिए, योजना में स्वयं में भी जान होनी चाहिए, तब जाकर के
गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक नई ताकत पैदा होती है। गरीबों के लिए गर्भाधान से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक दिल्ली में बैठी हुई सरकार, ये आपका प्रधान सेवक हर पल आपके सुख दुख का साथी है। हमारी हर योजनाएं उस मकसद को पूरा करने के लिए है। अगर गरीब मां गर्भावस्था में है तो हमारी सरकार उसे पूरक आहार देती है, जननी सुरक्षा योजना चलाती है ताकि उसका मेडिकल चेकअप हो। गर्भावस्था में गरीब मां को जो आहार चाहिए वो आहार मिले, जो पोषण चाहिए वो पोषण मिले, और गरीब मां के पेट में पल रहा बेटा, संतान, बेटा हो या बेटी हो, उसको कभी प्रसूति के समय कुपोषित बालक पैदा ना हो, कम वजन वाला बादल पैदा ना हो, और कभी पहली ही प्रसूति में कभी बच्चा मर जाए, कभी मां मर जाए। भाइयों बहनों, ये स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है। हमें गरीब से गरीब प्रसूता मां को भी बचाना है, और हर प्रसूता मां के प्रसूति में जो संतान पैदा होता है उस संतान को भी बचाना है। और इसके लिए देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृत्व सहयोग योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण की योजना, ये सारी योजनाओं का सिलसिला गरीब माताओं के घर तक पहुंचाया जाता है। और इन योजनाएं न कभी अखबार में चर्चा में आती है, न कभी टीवी पे नजर आती है। कहीं एक पुलिया बन जाए तो बड़ी चर्चा होती है कि सरकार ने बड़ा काम कर दिया, लेकिन किसी की जिंदगी बच जाए तो चर्चा बहुत कम होती है। मेरे भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि मुझे इन मेरी गरीब माताएं जो प्रसूति में ही मृत्यु के शरण हो जाती है, उन माताओं को बचाना है। मुझे उन बच्चों को बचाना है जो मरने के बाद, जन्मने के बाद दुनिया देख नहीं पाते हैं, 15-20 मिनट सांस भी नहीं ले पाते हैं। और इसलिए हमारी अनेक योजनाएं गर्भस्थ अवस्था से लेकर के बालक के जन्म तक कोटि कोटि रुपये खर्च करके देश में चलाई जाती है। हमारा एक विशेष प्रयास रहता है, बेटी बचाओ। दुर्भाग्य से कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मानसिकता 18वीं शताब्दी से भी बुरी होती है। आज भी कुछ लोग बेटे और बेटी में अंतर करते हैं। बेटा का जन्म हो तो उत्सव मनाते हैं, और बेटी जन्म न ले उसके लिए प्रयास करते हैं। मां के गर्भ में ही
बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। भाइयों बहनों, इस कलंक को मिटाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे देश में मैंने अभियान चला करके रखा है। और हर परिवार को, हर मां को, हर परिवार की बुजुर्ग माताओं से मैं आग्रह करता हूं कि अब हमारे परिवार में हम बेटियों को मरने नहीं देंगे, बेटियों को बचाएंगे। और बेटियां ही हैं जो हमारा नाम रोशन करती है। भाइयों बहनों, वो सोच खत्म हो चुकी है। आज देखिए 10वीं के 12वीं के एग्जाम देखिए, सारी बच्चियां परिवार का नाम रोशन करती हैं, स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करती हैं। आज बेटियां हमारे लिए आन बान शान बनी हुई है। देश का गौरव बढ़ाने में हमारी बेटियों का बड़ा योगदान होने जा रहा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरकार अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। भाइयों बहनों, एक बार बच्चे का जन्म हो गया, सरकार ये भी चिंता करती है कि अगर जन्म हुआ है तो उसका जीवन भी सुरक्षित रहना चाहिए। अगर जन्म सुरक्षित रहा, जीवन भी सुरक्षित होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक इंद्रधनुष योजना निकाली है। कई वर्षों से टीकाकरण के कई कार्यक्रम चले हैं, जिसके कारण बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके और बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अनुभव ये आया कि सरकारों के पास योजना थी, लेकिन जो बच्चे छूट जाते थे वो छूट ही जाते थे। लाखों बच्चे ऐसे थे जो टीकाकरण का इतना काम होने के बाद भी वे उससे वंचित रह गए। हमने इंद्रधनुष योजना बनाई है। ऐसे जो बालक रह गए हैं उनको खोज खोज करके निकालना और उनका भी ये सारा टीकाकरण करके उनको भी इस योजना का लाभ मिलाना। भाइयों बहनों, पूरे देश में अभियान चला इंद्रधनुष के कारण। और मैं ग्रास रूट लेवल पर, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे परिवार के मां बाप हो, उन्होंने जो सहयोग दिया है उसके कारण पिछले कुछ ही महीनों में ऐसे जो छूट गए थे, ऐसे लाखों लाखों बालकों का टीकाकरण खोज खोज कर करने में हम सफल हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे लिए समन्वित बाल विकास ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आईसीडीएस सरकारी खजाने से दिल्ली से पैसा निकलता है, गांव गांव आंगनवाड़ी चलती है। गांव की पढ़ी लिखी कोई महिला है, वो आंगनवाड़ी चलाती है। सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करती है। इनफॉर्मल एजुकेशन का माहौल बनता है। बालक गीत गाना सीखता है, एक्शन करना सीखता है, चीजों को पहचानने लगता है, फूलों को पहचानने लगता है, अनाज को पहचानने लगता है, दोस्तों को पहचानने लगता है, अपने मां बाप के बाहर मोहल्ले के लोगों को पहचानने लगता है। धीरे धीरे उसका विकास शुरू होता है। गरीब बालकों के लिए आंगनवाड़ी बच्चों के सही विकास के लिए उत्तम से उत्तम जगह है। 5 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक इन बच्चे आंगनवाड़ी में जाए, उसकी चिंता सरकार करती है। सरकार ने जब बच्चा स्कूल चला जाए गरीब का, तो मां बाप कभी कभी उसको स्कूल भेजते नहीं है। कहते चलो थोड़ा काम करो, 2 रुपया तुम भी कमा लोगे। और इसलिए कभी कभार बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा बच्चे स्कूल में आए, उनको आवश्यक पोषक आहार मिल जाए, इसकी चिंता सरकार करती है।
अरबों खरबों रुपया उसके लिए खर्च किया जाता है ताकि गरीब के बेटे को स्कूल में अभ्यास करने का भी अवसर मिले और स्कूल आए तो खाने का भी अवसर मिले। स्कूल में हमारी बेटियां आती थी, सरकारी स्कूलों में गरीब की बेटियां पढ़ती है, लेकिन सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं था और इसलिए बच्चियां तीसरी चौथी कक्षा में आते आते ही पूरा दिन स्कूल में रहना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टॉयलेट नहीं होता था, शौचालय नहीं होता था और बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। भाइयों बहनों, मैंने आकर के देखा कि मुझे मेरी बेटियों को स्कूल छोड़ने से बचाना है तो मुझे उनकी चिंता करनी चाहिए और 1 साल के भीतर भीतर ऐसी स्कूलें जहां बच्चियों के लिए अलग शौचालय नहीं था, 4.5 लाख शौचालय बना करके बच्चियों की शिक्षा को सुरक्षित करने का प्रयास किया। यह सरकार गरीबों के लिए है और इसलिए गरीबों की चिंता करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाते हैं। हम चाहते थे कि हमारी बच्चियां स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई करें, मां बाप को कभी बोझ न लगे। हमने सुकन्या समृद्धि योजना लाए, सरकार की तरफ से विशेष ब्याज देने की व्यवस्था की। मां बाप को कहा कि आप इसमें भागीदार बनिए। बच्ची जब 18-20 साल की हो जाएगी तो इतनी सारी धनराशि आपको हाथ लगेगी ताकि बच्ची को अगर आगे पढ़ाना है या बच्ची की शादी करवानी है तो आपको कभी बच्ची बोझ नहीं लगेगी। और मुझे गर्व है कि करोड़ों परिवार इस सुकन्या समृद्धि योजना से बने, हजारों करोड़ रुपया बैंक में जमा हुआ और ये बच्चियां जब 18-20 साल की हो जाएगी तब कभी भी न वो समाज पर बोझ होगी, न वो परिवार पर बोझ होगी, वो आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी का फैसला कर पाएगी। इस योजनाओं को हमने चालू किया है। भाइयों बहनों, हमारे देश का बालक स्वस्थ होना चाहिए और इसलिए सरकार के द्वारा बालकों के आरोग्य परीक्षण, स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा आता है, कभी कभी बेचारा पढ़ता नहीं, मां बाप कहता है ये तो भटकता है, कुछ पढ़ता नहीं है। बच्चा कहता है सर दर्द हो रहा है तो मां बाप को लगता है झूठ बोलता है, लेकिन न मां बाप को पता है, न बच्चे को पता है, न टीचर को पता है कि उसकी आंख में बीमारी है, आंख उसकी दुर्बल है, इसलिए उसको पढ़ने में सीना सर पे दर्द होता है। लेकिन हम जब मेडिकल चेकअप करने जाते हैं, लाखों बच्चे मिलते हैं जिनकी आंखों को चश्मों की जरूरत होती है, ऐनक की जरूरत होती है, स्पेक्स की जरूरत होती है। एक बार अगर आंख को चश्मा मिल गया तो उसका सर दर्द चला जाता है, पढ़ने में रुचि लेता है। कभी कभी ऐसी बीमारियां से बच्चे पैदा हुए होते हैं कि मां बाप को पता नहीं होता है और अगर दुर्भाग्य से बच्चे का मृत्यु हो गई तो मां बाप को लगता है ईश्वर की इच्छा। हम ये स्थिति बदलना चाहते हैं और इसलिए स्कूलों में बालकों का आरोग्य परीक्षण करके हमारे बालकों की तबीयत अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसे हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए हमारा गरीब से गरीब का बालक स्वस्थ होना चाहिए, वैसे ही हमारे देश के गरीब से गरीब का बालक शिक्षित भी होना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। हमने सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हिंदुस्तान के हर बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। सिर्फ सरकारी योजना के अंदर फाइलों में योजना रह जाए, रुपये निकलते चले जाएं, ये मेरी सरकार की काम करने का तरीका नहीं है। हम उसके पीछे लगे रहते हैं और सर्व शिक्षा अभियान का लाभ हमारे बच्चे लें, इसके लिए चिंता करते हैं। जब बच्चे पढ़ाई करके आगे निकलते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति मिल जाए तो जो होनहार बच्चे हैं वो कोई अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए जाते हैं। आज सरकार के द्वारा ऐसी होनहार बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार की शिष्यवृत्ति की योजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण गरीब के बच्चे को
एक नया विश्वास पैदा होता है। वो कभी कभी मां बाप को भी मदद में आ जाता है, और चाहे बेटा हो या बेटी उच्च शिक्षा पाने जाएं तो अनेक प्रकार की शिष्यवृत्तियां दी जाती है। और अगर किसी परिवार में दिव्यांग संतान है, जन्म से ही या जन्म के बाद कभी अकस्मात के कारण, बीमारी के कारण अगर उसने शरीर का कोई अंग खो दिया है, तो ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए अनेक विध योजनाओं के द्वारा उनको एक नई ताकत देने का प्रयास सरकार के द्वारा चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं अनगिनत योजनाएं गिना सकता हूं, जो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ गरीबों के कल्याण के लिए है। और हम अब गरीब को वो ताकत देना चाहते हैं ताकि गरीब भी मेरे साथ मिलकर के गरीबी को परास्त करने की लड़ाई का नेतृत्व करे। हमें गरीबी को परास्त करना है, हमें गरीबी को पराजित करना है, हमने गरीबी से मुक्ति पानी है। लेकिन इसके लिए हर गरीब को भी तय करना होगा। सरकार के साथ मिलकर के गरीबी को पराजित करने की लड़ाई जीतने के लिए हमने भी अपनी ताकत लगानी होगी। और इसलिए गरीब को ताकतवर बनाना, गरीब को एम्पावर करना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, जो मैं कहता था, भौगोलिक दृष्टि से भी गरीबी जानी चाहिए। इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे, आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन 18,000 गांव में कभी बिजली का तार तक नहीं पहुंचा था। उड़ीसा में भी ऐसे अनेक गांव हैं जहां आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली का खंभा नहीं लगा था। क्या वो गरीबी से कैसे लड़ेंगे? वो इलाका गरीबी से मुक्त कैसे होगा? वो गांव गरीबी से कैसे मुक्त होगा? और इसलिए मैंने बीड़ा उठाया, 1000 दिन में 18,000 गांवों में मुझे बिजली पहुंचानी है। मेरे सरकार के मुलाजिम मुझे मना कर रहे थे, साहब ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, 5 साल 7 साल लग जाएगा, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1000 दिन में कैसे करेंगे? मैंने कहा 70 साल में हुआ या ना हुआ हो, मुझे 1000 दिन में करना है, क्योंकि मुझे गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भाइयों बहनों, अभी तो उस काम को 300 दिन हुए हैं, सिर्फ 300 दिन, लेकिन 300 दिन में 7,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचा दी, और बाकी गांव है वहां भी पहुंचाने में लगा हूं, और उसमें उड़ीसा के भी गांव है। और जिस गांव में बिजली जाती है तो गांव एम्पावर होता है, सिर्फ पावर नहीं एम्पावर भी बनाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, शिक्षा में बदलाव आता है, जीवन में बदलाव आता है, छोटा मोटा कारोबार शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, व्यक्ति के जीवन में भी छोटे छोटे लोग पकोड़े बेचते हो, ऑटो रिक्शा चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, नाई की दुकान हो, धोबी की दुकान हो, अखबार बेचते हो, साइकिल पर चल करके कपड़े बेचते हो, साइकिल पर या सर पर रख करके बर्तन बेचते हो। इन गरीब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है, वे साहूकार के पास जाते हैं, और साहूकार पहले तो ब्याज काट लेता है, सीना काट ले इतना ब्याज काट लेता है, और गरीब बेचारा एक बार साहूकार के यहां से पैसे लाए तो कभी ब्याज में से मुक्त नहीं होता है, उसी चक्कर में फंस जाता है। अब बेचारा गरीब जाए तो जाए कहां? बैंक के दरवाजे तो उसने देखे नहीं थे। हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक के खाते खोल दिए, और अब दूसरा काम उठाया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऐसे गरीब लोगों को
50,000 रुपये से 10 लाख रुपया तक बैंकों से पैसा मिलने का काम किया। अब गरीब बैंक में जाएगा तो वो कहेगा गारंटी लाओ, घर है क्या, जमीन है क्या, जवेरात है क्या, तो गरीब बेचारा क्या कहेगा, अरे भाई घर होता तो गरीब होता क्या, जमीन होती तो गरीब होता क्या, घर के अंदर सोना चांदी होती तो क्या गरीब होता क्या, मैं कहां से लाऊं। तो मेरी सरकार ने निर्णय किया, अगर गरीब बैंक के दरवाजे पर आएगा तो उससे कोई गारंटी नहीं मांगी जाएगी, 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए। और भाइयों बहनों, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब तक 3.5 करोड़ परिवार, करीब 3.5 करोड़ परिवार, कम संख्या नहीं है। हिंदुस्तान में कुल परिवारों की संख्या 25 करोड़ है। उस 25 करोड़ परिवारों में से गरीबी में जीने वाले 3.5 करोड़ परिवार, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, 3.5 करोड़ परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसे दे दिए गए। उनके खाते में जमा हो गया, वो काम करने लग गए, और कुछ लोग तो कमाते गए और वापस भी देना शुरू कर दिया। बैंक वालों को रोने की नौबत नहीं आई है। यही तो मेरे गरीबों की अमीरी है भाइयों। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गरीबों के लिए, गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो, उस बात को बल देकर के हम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने नौजवानों के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसको बल दिया है। हमारी माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं से मरती रही है, मैंने बीड़ा उठाया है। 5 करोड़ गरीब माताएं जो घरों में लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, उनको रसोई गैस देना है, रसोई गैस देना है। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी उस काम को देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो भी मैं पूरा करके दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है भाइयों बहनों कि सरकार की हर योजना गरीब इलाकों को विकास के रास्ते पर ले आए, गरीब परिवारों को गरीबी से मुक्ति होने के लिए ताकत दें, हर गरीब को गरीबी से मुक्ति पाने का अवसर दें। ऐसी एक के बाद एक योजनाओं के द्वारा देश को बदलने का हमारा जो प्रयास था, वो आज नजर आ रहा है। और तभी तो कह रहे हैं मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा एक ही मंत्र है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां विकास नजर आता है। कोई भी राज्य देख लीजिए, जहां हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, वहां विकास नजर आता है। और जहां अभी हमारे चरण नहीं पड़े हैं, उस ओडिशा का हाल क्या है मुझे कहने की जरूरत है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर विकास करना है तो जिस पार्टी का मकसद विकास है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा का दूसरा नाम है ही विकास है। अगर विकास कोई कहे तो आपको भाजपा दिखेगा, कोई भाजपा बोले तो आपको विकास दिखेगा। ऐसी भाजपा की पहचान बन गई है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर हमें गरीबी से मुक्ति पानी है तो विकास चाहिए, हमें बीमारी से मुक्ति चाहिए तो विकास जरूरी है, हमें बेरोजगारी से मुक्त होना है तो विकास चाहिए, हमारे जीवन में बदलाव चाहिए तो विकास होना चाहिए। विकास ही
सारी समस्याओं का समाधान है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज इस सरकार के 2 वर्ष के उपलक्ष्य में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये इतना बड़ा लोक शिक्षा का अभियान चलाया है। और मुझे खुशी है कि उड़ीसा के मेरे लाखों परिवारजनों को आकर के देश का प्रधान सेवक अपने काम का हिसाब दे रहा है। यहां भी कभी सरकार आपको हिसाब देने आई है क्या? कभी हिसाब देते हैं क्या? 70 साल में पहले कोई सरकार हिसाब देने आती थी क्या? अगर चुनाव आता था तो नए खिलौने दिखा करके चले जाते थे। हम एक ऐसा कल्चर लाना चाहते हैं कि जहां सरकारें जवाबदेह हो, नेता अकाउंटेबल हो और सरकार को पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। ये प्रधान सेवक आपको हिसाब देने आया है और दिल्ली में बैठ करके नहीं, आपके बीच में आपके आकर के हिसाब दे रहा है। भाइयों बहनों, ऐसी चमचमाती धूप में जो लाखों लोग खड़े रहते हैं, इसे जश्न नहीं कहते हैं, ये तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी। भाइयों बहनों, मैं हिसाब देने के लिए आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकि और उत्साह के साथ और उमंग के साथ आने वाले 3 साल में आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा सकूं, मेरी सरकार को लगा सकूं, देश को दौड़ा सकूं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो आपने प्यार दिया है, आपका प्यार, जगन्नाथ के आशीर्वाद, इस देश को और क्या चाहिए भाई। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलना है। बोलेंगे? पूरी ताकत से। भुवनेश्वर तक आवाज पहुंचेगी? पक्का पहुंचेगी? सोई हुई सरकारें जगेगी? पक्का जगेगी? देश आगे बढ़ रहा है तो उड़ीसा को भी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? देश बदल रहा है तो उड़ीसा को भी बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।